संगच्छध्वं संवदध्वं शंभो मनासि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते समानीव आकुतिः समाना हृदया निवह समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। वैदिक ऋषियों ने करीब 15,000 साल पहले इन ऋचाओं के माध्यम से पृथ्वी के वासियों को एक समाज बनाने का आह्वान किया था जहाँ किसी का शोषण न हो। लेकिन आज तक हम पृथ्वीवासी ऐसे समाज की रचना न कर पाए। नवयुग चैनल के माध्यम से ऐसे ही समाज की रचना के लिए मैं आशा की गीत लाया हूँ। हमारे गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति द्वारा बनाए गए सिद्धांतों के आधार पर ज्वलंत मुद्दों पर मैं अपनी बात रखूँगा ताकि हम अपने ऋषियों के द्वारा कल्पना किए। आज का विषय है जॉब क्रिएशन का 19वां भाग। पिछली भाग में हम लोगों ने जॉब क्रिएशन की संभावना कृषि, एग्रो इंडस्ट्री, गवर्नमेंट सेक्टर और नॉन एग्रो इंडस्ट्री के क्षेत्र में कितनी हो सकती है इसकी चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे ट्रेडिंग के क्षेत्र में जॉब की कितनी संभावना अपने देश में है। प्रौद्योगिकी के अनुसार एक हेल्दी इकोनॉमी के लिए इस क्षेत्र में 10% रोजगार होना चाहिए। भारत में ट्रेडिंग अर्थतंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है और जीडीपी में इसका हिस्सा 10% है। इंडियन रिटेल मार्केट करीब यूएस डॉलर 600 बिलियन यूएस डॉलर का है और वैल्यू वाइज ये विश्व के 1 से 5वें रैंकिंग में आता है, 1 से 5वें मार्केट में है। 2003 तक भारत का रिटेलिंग इंडस्ट्री एसेंशियली ओनर मेड छोटे दुकानों का था। 2010 में इस सेक्टर में लार्जर फॉर्मेट कन्वीनियंस स्टोर्स और सुपरमार्केट का हिस्सा 4% तक हो गया था, लेकिन ये केवल बड़े अर्बन सेंटर तक ही सीमित था। भारत में रिटेल और लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में करीब 400 मिलियन लोगों को जो है इसमें रोजगार मिलता है। 2011 तक केंद्रीय सरकार ने मल्टी ब्रांड रिटेल में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई मना किया हुआ था। फॉरेन ग्रुप के द्वारा सुपरमार्केट, कन्वीनियंस स्टोर और किसी भी रिटेलिंग आउटपुट की ओनरशिप नहीं ली जा सकती थी। ये 2011 तक की बात है। सिंगल ब्रांड रिटेल में ओनरशिप 51% तक अलाउड था। सिंगल ब्रांड जनवरी 2012 में सिंगल ब्रांड स्टोर्स में विदेशी फर्मों का 100% ओनरशिप अलाउ किया गया और उन्हें 30%, लेकिन उसके साथ एक शर्त थी कि 30% सामान उनको भारतीय ही लेना पड़ेगा, इंडियन मेड। सितंबर 2012 में केंद्रीय सरकार ने सिंगल और मल्टी ब्रांड रिटेल शॉप में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नॉर्म्स को नोटिफाई किया और मल्टी ब्रांड रिटेल के लिए भी 51% एफडीआई अलाउ कर दिया जो सिंगल ब्रांड में था। इसके अलावा रिटेल मार्केट में एक नई व्यवस्था आई है, ई ऑनलाइन मार्केट। इसमें कई फर्म्स आ गए हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट, महिंद्रा आदि, जिसमें छोटे छोटे शहरों में भी आजकल लोग ऑनलाइन हम जो है खरीद रहे हैं, ऑनलाइन खरीद रहे हैं। एक बातचीत का एक जो है ये ढंग हो गया है कि हमने ऑनलाइन मंगवा लिया। लेकिन ये जितने रिफॉर्म ट्रेडिंग हाउस हैं वे बड़े बड़े बिजनेसमैन के द्वारा नियंत्रित होते हैं। उनका सोल गोल है टू मेक मनी बाय एनी मेथड्स। इनके द्वारा एम्प्लॉयड सारे स्टाफ वेरी लो पेड है, जिनमें इनका कोई भी ह्यूमन टच, सामाजिक रिश्ता नहीं रहता है, जैसा कि ट्रेडिशनल रिटेल दुकानों में दुकान मालिक और उनके एम्प्लॉय के बीच होता है। अब पहले दुकानदारों में क्या था कि जो दुकानदार थे वो भी ट्रेडिशनली अपने जो है परिवार से ही वो लोग आते थे और एक परिवार ही दुकान को चलाता रहता था और उनके एम्प्लॉय भी एक ही परिवार के होते थे। तो एम्प्लॉय अगर बीमार पड़ गया, उनके घर में कोई शादी हो गई, कोई बड़ा खर्चा है, तो वो उसको कुछ पैसा जो है एडवांस में भी दे देते थे और बराबर कुछ ना कुछ पैसा उनको देते रहते थे। तो ये जो सोशल बॉन्डिंग था वो यहाँ ख़त्म है। और 5,000 10,000 में आप देखिएगा कि आपने अमेजन से मंगवाया तो वो जो है मोटरसाइकिल पे घूमता हुआ आपको सुबह दे देगा। पूछिएगा तो भाई पार्ट टाइम जॉब है, हम जो है 5,000 हमको देता है तो 10,000 देता है। इस तरह से दे आर वेरी लो पेड, एक तरह से उनका शोषण है। ट्रेडिंग के क्षेत्र में क्वालिटी रोजगार सृजन करने के लिए ट्रेडिंग के सिस्टम को बदलना होगा। इसके में एक बदलाव की ज़रूरत है। ट्रेडिंग को कंज्यूमर कोऑपरेटिव के द्वारा चलाना होगा। इन कोऑपरेटिव के मेंबर्स और इनके चलाने वाले वही होंगे जो इसमें कार्यरत रहे होंगे।
आज गांव में या तो दुकानें नहीं हैं या कुछ दुकानें हैं जिसमें गिनी चुनी चीज़ें ही मिलती हैं। गांव वालों को अपने नज़दीक के शहर या बड़े गांव में इवन रूटीन आइटम के लिए जाना पड़ता है, परचेज के लिए जाना पड़ता है। 2011 के जनगणना के अनुसार हमारे देश में करीब 34 करोड़ लोग शहरों में रहते हैं और देश के लगभग सभी ट्रेडिंग एक्टिविटी इवन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का ट्रेडिंग इन्हीं शहरों में केंद्रित है। रिटेल की दुकानों में जो सामान हमें मिलता है, जो रिटेलिंग में आता है, वह पहले कई टीयर के थोक विक्रेताओं से होकर आता है। कई आइटमों का मूल्य रिटेल में आते आते अपने मैन्युफैक्चरिंग मूल्य से 2 से 5 गुना हो जाता है। जेन्युइन मटेरियल को जेन्युइन मूल्यों पर पाने के लिए इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा। इसका निदान क्या है? कंज्यूमर कोऑपरेटिव मूवमेंट यही है। कुछ रिटेल शॉप को छोड़कर जिसको चलाने के लिए इकोनॉमिकली एक लोग से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अन्य सभी रिटेल शॉप्स को सिंगल प्रोप्राइटर के हाथों में नहीं देना होगा, नहीं चलाना होगा। जैसा कि उद्योग के बारे में चर्चा करते हुए बताया गया कि डेली यूजेस और अन्य हाउस होल्ड आइटम्स का उत्पादन किसी एक इकोनॉमिक जोन के लिए उसी क्षेत्र में मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ करेगी। अब जैसे आप अंग क्षेत्र लें जो भागलपुर का हुआ, मगध क्षेत्र लें जो ये, अब यहाँ भी जो ऐसे सामान जो लोकली भी बन सकता है वो हमें कहाँ से मिलता है? तो दिल्ली से। हमें कहाँ से मिलता है? तो बॉम्बे से। प्लास्टिक का साधारण सामान कहाँ से? तो बम्बई में आ रहा है। तो वो तो कई टीयर से गुजर कर आएगा, उसकी दाम भी ज़्यादा होंगे। तो इसको हम यही क्यों नहीं, जहाँ कंज्यूम कर रहे हैं वहीं क्यों नहीं बनाए? तो जब वहाँ ये मैन्युफैक्चरिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हर इकोनॉमिक जोन में करेगी तो इन आइटमों को कंज्यूमर कोऑपरेटिव सीधे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेगी। रिटेल कॉस्ट हर आइटम पर प्रिंटेड होगा, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज प्लस ट्रेडिंग प्लस टैक्सेस एट ईच स्टेज, जो जिसका एडिशन होगा। ट्रेडिंग मतलब जो उसका ट्रेडर्स का फ़ायदा है, और इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी जो है वो कम पड़ेगा। आप बॉम्बे से मंगा रहे हैं और एक लोकल मंगा रहे हैं तो दोनों में तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम पड़ेगा। तो ऐसी ट्रेडिंग कोऑपरेटिव में 10 से 20 सदस्य होंगे। ये अपने अलॉटेड वर्क करेंगे, जैसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, सेलिंग एट काउंटर, अकाउंटिंग, मैन्युफैक्चर से जो है लाइजनिंग आदि रखना, ये सब जो है ये लोग करेंगे। अभी ज़्यादातर आइटमों के थोक के ट्रेडिंग आउटलेट बड़े शहरों जैसे दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, चेन्नई आदि में केंद्रित है। छोटे व्यापारी और रिटेल आउटलेट या सेकेंड टीयर थोक व्यापार के लिए ये लोग 1000-1500 किलोमीटर जो है वो दूर के केंद्रों से आइटम लाते हैं। इन आइटमों को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हर एक इकोनॉमिक कंज्यूमिंग जोन में इस्टेब्लिश कर इसे ख़त्म करना होगा, जैसा कि हम लोगों ने अभी चर्चा भी की। आइटम जिनके लिए ट्रेडिंग कोऑपरेटिव बनाया जाएगा वो क्या है? होम हाउस होल्ड वो क्या है? ग्रोसरी एंड अदर्स, फर्नीचर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स, बुक्स एंड मैगजीन, वेजिटेबल शॉप्स, हार्डवेयर, बिल्डिंग मटेरियल, फ्रूट शॉप, स्वीट शॉप, इटेबल, क्लोथ शॉप, वॉच शॉप, इस तरह के कई आइटम हो सकते हैं जिनको इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। गाँव में ग्रोसरी आदि की दुकान 1 या 2 हर गांव के लिए ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ऐसी चीज़ें गांव के लोग घर में भी पैदा कर लेते हैं, जैसे मसाला हुआ, दाल हुआ, तिलहन हुआ, ये सब वो लोग अब घर में भी पैदा कर लेते हैं और रख लेते हैं अपने खाने के लिए। यहाँ से ज़्यादा जितने शहर में दुकान की ज़रूरत होगी उतना गाँव में उतना दुकानों की आवश्यकता नहीं होगी। शहरों में ऐसे दुकान हर 1000 लोगों पर ज़रूरत होगी। इस तरह अन्य शॉप्स का रिक्वायरमेंट को देखते हुए 4.81 लाख विलेजेस, जो हम लोगों ने पिछली चर्चा में कैलकुलेट किया था एक मैथमेटिकल मॉडल में कि एवरेज 2000 जनसंख्या के गांव हमारे यहाँ कितने हैं, तो ये 4.81 लाख आया था। तो 4.81 लाख विलेजेज और 34 करोड़ शहरी लोगों के लिए लगभग कितने ट्रेडिंग कोऑपरेटिव की ज़रूरत होगी? 71 लाख ट्रेडिंग कोऑपरेटिव की ज़रूरत होगी, जैसा हम लोगों ने जो रिक्वायरमेंट अभी देखा है कि हर गांव में 1 या 2 और शहर में हर 1000 लोगों पर। तो हर ट्रेडिंग कोऑपरेटिव में एवरेज 5 लोगों को आवश्यकता को देखते हुए कुल रोजगार की संभावना होगी 3.55 करोड़।
इस तरह कुल रोजगार की संभावना कितनी बनती है? गवर्नमेंट सेक्टर 3.4 करोड़, जो पिछले चर्चा में हम लोगों ने देखा, कृषि में 11.9 करोड़, एग्रो इंडस्ट्री में 7.21 करोड़, नॉन एग्रो इंडस्ट्री में 10.59 करोड़ और ट्रेडिंग में 3.55 करोड़। तो कुल रोजगार की संभावना ये हुई 36.65 करोड़। और परिवार के क्वालिटी लाइफ बिताने के लिए ज़रूरत है कितनी, जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, 34 करोड़। तो इस तरह ये जॉब, इन रोजगारों की बहुत हद तक अभी तक भी अवेलेबल है रोजगार, लेकिन वह ज़्यादातर लो पेड है डिफरेंट यूनिट्स के ओनर के कारण और एक इनडिफरेंट, इनकम्पिटेंट, करप्ट और अदूरदर्शी देश के शासकों के कारण। उन्हें अपने जनता से मोहब्बत प्रेम है ही नहीं। वे नहीं चाहते हैं कि जनता तरक्की करे और एक क्वालिटी लाइफ लीड करे। हम लोगों ने चर्चा के दौरान देखा कि एक परिवार की क्वालिटी लाइफ लीड करने के लिए मिनिमम परचेजिंग पावर चाहिए 40,000 पर मंथ। तो मिनिमम 34 करोड़ जॉब के लिए ये अमाउंट आता है 3.6 लाख करोड़। अब ये हमारा देश वहन कर सकता है कि नहीं? ये जो सारे जॉब अवेलेबल होंगे, अवेलेबल इसमें हैं, और इनको चलाने के लिए अगर हम कोऑपरेटिव मूवमेंट करें जिसमें कि ओनरशिप ख़त्म हो और कोऑपरेटिव जो खुद चला रहे हैं, जो खुद वो बेच रहे हैं, वही उसके अगर मालिक हो जाए, और तब वे जो है ये 40,000 रुपये अपने भी वो देंगे और दूसरों को भी देंगे। अब ये वहन करने की क्षमता अपने देश में है या नहीं? तो ये 13.6 लाख करोड़ की ज़रूरत पड़ेगी अगर सारे जॉब्स 40,000 रुपये में दिए जाए। अब हमारे देश का GNI क्या है, ग्रॉस नेशनल इनकम? 2018 में ये 164.38 लाख करोड़ था। हालांकि ब्लैक मनी पर कोई भी ऑफिशियल डाटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये GNI जो है ये वाइट मनी का, लेकिन एक अंडर करंट भी तो है GNI का, जो अंडर द कारपेट डील हो रहा है। तो इसका ऑफिशियल डाटा नहीं है, लेकिन विभिन्न अनऑफिशियल स्टडीज़ बताती हैं कि हमारे देश में ब्लैक मनी 41% से 51% तक ऑफ GDP है। IIM बंगलोर के प्रोफेसर ऑफ फाइनेंस और मैसाचुसेट्स बिजनेस स्कूल के विजिटिंग फैकल्टी ने मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल्स के विजिटिंग फैकल्टी प्रोफेसर वैद्यनाथन ने भारत के ब्लैक मनी के बारे में अपने अध्ययन में बताया है कि 2007-8 में ब्लैक मनी मार्केट में 1.4 ट्रिलियन डॉलर, दैट इज 70 लाख करोड़ रुपये से भी अधिक था। 2007-8 में भारत का GDP 43 लाख करोड़ था। इस तरह अगर हम ब्लैक मनी का एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट 50% ऑफ GDP भी करें तो देश का वास्तविक रियल ग्रॉस नेशनल इनकम क्या होगा? 164.3 को अगर हम 1.5 गुना कर दें तो 246.45 लाख करोड़। इस प्रकार 34 करोड़ रोजगार की क्रिएशन के लिए और उसे एक क्वालिटी लाइफ लीड करने के लिए मिनिमम परचेजिंग पावर 40,000 अगर दें तो ये 5.52% ऑफ वास्तविक रियल GNI का होगा। इस गणना में हर जॉब के लिए एक ही अमाउंट को कंसीडर किया गया है, जो प्रैक्टिकेबल नहीं है, क्योंकि एक मिनिमम 40,000 हुआ, उसके ऊपर आप डॉक्टर रखेंगे, मैनेजरियल पोस्ट पर रखेंगे, एजुकेशनिस्ट रखेंगे, हेल्थ सेक्टर, रिसर्च, इस तरह कई सेक्टर्स हैं जिसमें कि आपको ज़्यादा देना होगा। तो इस क्षेत्र में टैलेंट को प्रोत्साहित करने के लिए अधिक परचेजिंग पावर देने की ज़रूरत होगी। तो इसे ध्यान में रखते हुए अगर इस अमाउंट को हम दुगना भी कर दें, जो GNI का खर्च है परसेंटेज का, उसको अगर दुगना भी कर दें कि कुछ लोगों को 40,000, कुछ को 50,000, किसी को 60,000, किसी को 80,000, इस तरह से अगर दिया जाए, जैसा कि आप देश एक कंसेंसस में आवे कि किसको कितना मिलना चाहिए, तो ये रिक्वायरमेंट जो है GNI का 11% होगा। तो क्या इसे हम पूरे समाज के तरक्की के लिए, विकास के लिए, लोगों को एक क्वालिटी लाइफ लीड करने के लिए क्या ये इतना भी हम खर्च नहीं कर सकते हैं? अतः पूरे समाज को एक क्वालिटी लाइफ लीड करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो देश में अवेलेबल है। ज़रूरत है एक ऑनेस्ट लीडरशिप की और एक नए आर्थिक सोच की। अब इसके
अगले भाग में हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री जो हमारे हैं उनके एक कथन की कि सरकार व्यापार नहीं कर सकती है और व्यापार व्यापारियों के हाथ में छोड़ देना चाहिए। तो ये कथन क्या ठीक है, इसका हम विचार करेंगे।